नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। यूपी विधानसभा में ई विधान को लागू कर दिया गया है। सभी विधायकों के लिए सीट आवंटन कर वहां टैबलेट लगा दिए गए हैं। नेशनल ई विधान ऐप बनाया गया है। बता दें कि सोमवार को विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र डिजिटल होगा, वहीं इसलिए विधायकों के लिए शनिवार को विधानसभा मंडप में ई विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायकों को ई विधान की उपयोगिता समझाई है। इसके साथ ही प्रशिक्षण शुरू होना था, लेकिन कई विधायक टैबलेट चालू नहीं कर पा रहे थे। हर ब्लॉक में एनआईसी और विधानसभा सचिवालय के कर्मी सहयोग के लिए मुस्तैद थे। उन्हें एक एक सीट पर जाकर के मदद की। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया कि शोर होने लगा, आवाज नहीं रही। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई। आज समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं विधायक दल की बैठक में कम से कम 35 दिनों तक सत्र को चलाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि 5 या 6 दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि विस्तार से बजट पर चर्चा हो। वहीं विधायक दल की बैठक में प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं, साथ ही फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों के अलावा बेलगाम महंगाई, राशन कार्डों की वापसी और किसान सम्मान राशि की वसूली, बढ़ते विद्युत संकट समेत कई मुद्दों पर बताया जा रहा है कि चर्चा की गई है। हालांकि इस बैठक में आजम खान और शिवपाल यादव मौजूद नहीं हुए। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी। नितिन, समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जिसमें बड़ी बात तो पहले भी ये भी रही है कि आजम खान इसमें मौजूद नहीं रहे और साथ ही शिवपाल भी इसमें मौजूद नहीं रहे। फिलहाल जानना ये भी चाहेंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जिसको लेकर के बैठक में आज चर्चा की गई। बिल्कुल कनका जी, आपको बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज थी समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता विरोधी दल विधानसभा के साथ जितने भी लोग आए हुए थे सबको कहीं ना कहीं बिठाया था। और आपको बताना चाहूंगा कि विधायक दल की बैठक में कम से कम 35 दिनों तक सत्र को चलाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि 5 या 6 दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए या विस्तार से बजट पर चर्चा हो सके, इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने बात की है। वहीं कई सारे सरकार के जो मुद्दे पे लेकर बताया जा रहा था कि फर्जी इनकाउंटर हुआ, हिरासत में लेकर बच्चों का दुष्कर्म हुआ, गरीबों के उत्पीड़न, महिलाओं और बच्चों के दुष्कर्म और बेलगाम महंगाई, राशन कार्ड वापसी, किसान सम्मान राशि वसूली, बढ़ते विद्युत संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा, कई ऐसे हैं मुद्दे हैं, खरीद घोटाला, भर्ती घोटाला, उन पर चर्चा की गई कि ये मुद्दे रखे जाएंगे। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा कि भाजपा की कूटनीतियों के चलते जनता तबाह होती जा रही, किसान की फसल जो अन्न पशु जो है चल रहे हैं और किसानों को उस तरह से सम्मान राशि नहीं मिल पा रही, इस पर चर्चा की गई। मगर सबसे अहम बात ये रही कि आज जो लखनऊ मध्य विधायक है रविदास मनोत्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजम खान मीटिंग में तो नहीं आए, लेकिन जब सत्र शुरू होगा कल का तो वो अखिलेश के बाएं साइड बैठेंगे। तो ये अहम मुद्दा रहा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश से जरूर नाराज चल रहे हैं आजम खान, लेकिन उनके साथ जरूर रहेंगे। जब तक मुलायम सिंह है तब तक वो उनकी पार्टी में बरकरार रहेंगे और वो पार्टी से अलग नहीं होंगे। मगर दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो वहीं शिवपाल यादव से वो मुलाकात की थी उन्होंने, और शिवपाल का साफ तौर पर कहना है कि आजम खान और उनके साथ कहीं ना कहीं वो तिरसा मोर्चा बनाने की फिराक में। लेकिन अब ये इन सबसे कहीं ना कहीं निकल कर अगर बात करी जाए तो अब्दुल्ला और आजम खान कल जरूर शामिल होंगे और सपा के साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और बाएं साइड अखिलेश के बैठेंगे। और जिन सवालों के रखना है, क्योंकि इतने 2 साल से करीब ये कहा जा रहा था कि बंद थे 28-27 महीनों से वो जेल में, कहीं ना कहीं वो मुद्दों को रखा जाएगा, जनता के बीच लाने की कोशिश की जाएगी। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके अपने थे उनसे क्या ऐसा काम हो गया जिससे उनकी नाराजगी थी, तो ये जरूर साफ तौर पर निकलेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये कही जा सकती है कि कल की जो सत्र शुरू होगा उनमें टैबलेट में किस तरह से अपनी प्रश्न चिन्ह रखने हैं, उत्तर सवालों को जवाब देना,
ये अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को बताया, क्योंकि उस समय कम समय के दौरान सर्वदलीय बैठक में बहुत से लोग पहुंच नहीं पाए थे। आज की तो कल के लिए भी 3:30 बजे का समय निर्धारित किया गया सर्वदलीय बैठक। बिल्कुल देखना होगा कल क्या कुछ मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे और साथ ही सरकार को घेरने की क्या कुछ रणनीति है जो बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी विधानमंडल के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने सभी दलों के नेताओं से शांतिपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मदद की अपील की है। विपक्षी नेताओं ने सदन को चलाने में सहयोग की बात भी कही है। वहीं विधान भवन के कक्ष में संख्या 15 में हुई इस बैठक में सीएम योगी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बैठक से दूरी बनाई है। उनकी जगह सपा विधायक इंद्रजीत सरोज इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल से नेता सदन राजपाल बलियान, कांग्रेस से आराधना मिश्रा उर्फ मोना, बसपा से उमाशंकर सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, सुलेहादेव, भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इसमें मौजूद रहे। गर्मी के मौसम में यूपी की सियासत में इन दिनों पारा अपने स्तर पर देखा जा रहा है। इस बीच बात करें तो जहां एक और केंद्र में है सपा विधायक और प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान, 28 महीने बाद उनकी जेल से रिहाई और फिर सपा के साथ अनबन को लेकर के पूरे प्रदेश में अटकलों का दौर काफी गर्म है। और इस सबके बीच आजम खान ने पहली बार खुलकर सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। आजम खान ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। एक तो जिंदगी हर शहरी की सियासी जिंदगी है और एक जिंदगी है कि वो कैसे महफूज रहे, उसकी नस्लें कैसे बचें, उनके अकायद कैसे बचें, उनकी जहालत का मदावा कैसे हो। क्योंकि इन 70-75 सालों में इन सवालों पर कोई बहस हो नहीं सकी और कोई फैसला कुन बहस नहीं हो सकी। इस बार हम जैसे लोगों ने, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी नताइज अफसोसनाक रहे। तो एक फिक्र तो है कि आखिर बचाव का रास्ता क्या है। मुल्क के जो हालात हैं, सूबे के बिलखुसूस जो हालात हैं, आपसी रिश्तों की जो दरार है, गंगा जमनी तहजीब को सो कार्ड जिसे हम कहने लगे हैं, उस पर जो वार हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, कैसे अमन कायम रहे, भाईचारा कैसे कायम रहे, रिश्ते कैसे कायम रहे, ये भी तो एक ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें इसमें नाकाम रहें तो फिक्रमंदी तो होगी ही। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह? नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है। और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं तमाम सियासी जमातों की बात ताल्लुक से कह रहा हूँ कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमजोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास
ये जुमला है या हकीकत है? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए? हम भी सोचेंगे। ज्ञानवापी को लेकर के एमपी शफीकुर रहमान का दावा है, ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये किसी मंदिर को गिरा करके नहीं बनाया गया है। तो वहीं ज्ञानवापी को लेकर के एमपी शफीकुर रहमान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दावा किया है कि वाराणसी को ज्ञानवापी मस्जिद की कोई शिवलिंग उसमें नहीं पाई गई है। सभी बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों ने इसकी प्रभावी जांच के लिए आगे आने को कहा है और साथ ही सांसद बर्क ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है और इसकी जगह राम मंदिर बना दिया गया। ये नाइंसाफी कम नहीं थी, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने है। सांसद ने सवाल किया है कि मुसलमान कोई अपनी मस्जिद बनाएगा तो गैर इस्लामिक काम क्यों करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है, यहां तक कि हुक्म है कि हम मस्जिद को जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते। ज्ञानवापी मस्जिद की होड़ में शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। बरेली में डीडीपुरम के पास कुछ आश्रम की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराने गए नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जेसीबी के आगे महिलाएं बच्चे लेट गए हैं और पुलिस ने काफी मुश्किल से विरोध करने वालों को हटाया। इसके साथ ही कुछ अपद्रव्यों का हिरासत में भी ले लिया गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करोड़ों की बेशकीमती जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कर कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम शनिवार को अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में उदयपुर खास पहुंची थी और यहां की आश्रम से लगी उदयपुर खास में 9,740 वर्ग मीटर जमीन राजस्व अभिलेखों में नगर निगम की है। जमीन पर नगर निगम पार्किंग बनाने का प्रस्ताव बना चुके हैं और साथ ही जिसके चलते जमीन को खाली कराने के कई बार प्रयास भी किए गए थे। यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी होने के आदेश को लेकर के सरकार की तरफ से खंडन किया गया है। खाद्य आयुक्त ने बताया है कि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। यूपी सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने और उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक और तथ्यों से परे खबरों का खंडन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। सत्यता ये है कि गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता और अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त। भ्रष्टाचार के आरोप पर जजों पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 जजों के खिलाफ हो रही थी हाईकोर्ट की जांच। 2 जजों को जांच में क्लीन चिट मिली है। प्रशासनिक कमेटी में लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2 अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति कानून को कदाचार के आरोप में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही बात करें, इन्हें बर्खास्त करने की राज्यपाल को संस्तुति भेजी थी और जानकारी के मुताबिक 5 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई थी, जिसमें से 2 के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया और 3 न्यायिक अधिकारियों को कदाचार का दोषी करार देते हुए बर्खास्त भी कर जाने की संस्तुति की गई है। वाले अधिकारियों में बदायूं से 11 जुलाई 15 से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, बलिया से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर तथा और सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम डॉक्टर राकेश कुमार जैन को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर 9,740 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इस दौरान नगर निगम की टीम से अवैध कब्जेदारों की जमकर नोकझोंक हुई है। महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गईं और लोगों ने डंडे बरसाए भी और इसके साथ ही पुलिस और नगर निगम कर्मियों को दौड़ाया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाना शुरू किया तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी युवक को हिरासत में ले लिया तो वहीं लोगों के तेवर नर्म पड़ गए हैं। इसके बाद मामला धीरे धीरे शांत होता गया। इस दौरान लोगों ने नगर आयुक्त मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। 4 घंटे चले बवाल के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है। ई रिक्शा और ऑटो वालों के खिलाफ चल रहा है अभियान। पश्चिम क्षेत्र के सभी चौराहों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से चल रही एम्बुलेंस, ई रिक्शा और ऑटो जब्त की गई हैं। रोड किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को भी उनका चालान किया गया है। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिलहाल अधिकारी जो है वो फिलहाल अब सख्त नजर आ रहे हैं। पर बताया जा रहा है कि अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लाउडस्पीकर लेकर के पुलिस अनाउंसमेंट करती हुई भी नजर आ रही है। अवैध रूप से चल रही एम्बुलेंस, ई रिक्शा और ऑटो को जब्त भी किया गया है। अपर मुख्य सचिव और गृह पुलिस वही निदेशक के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत औरैया पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया। इस दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को 45 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध असला, 19 कारतूस और असला बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए पूरा मामला। एक ऑपरेशन पाताल जो डीजीपी महोदय और शासन में की तरफ से चलाया जा रहा है, इसके तहत
ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बेला के अंतर्गत धन्ना पूर्वा करके एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके अवैध असला मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके 2 साथी इस असला को अलग अलग जगह जैसे कि जनपद औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर देहात में इसकी तस्करी करते हैं। इसी के तहत वहाँ पर जब इस छानबीन को किया गया तो थाना बेला की टीम द्वारा और जो SWAT टीम है हमारी उसके द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें 45 जो अवैध असले हैं उनको बरामद किया गया है। साथ में असला बनाने के अन्य सामान जैसे कि गैस कटर, गैस सिलेंडर, स्टील रॉड और अन्य हथौड़ी जैसे कुछ उपकरण वो भी बरामद हुए हैं। इनमें से जो एक राम दुलारे शर्मा है जो मुख्य आरोपी है, जिसने जो ये कारीगर है जो असला बनाता है, ये पहले भी अन्य इसी तरीके से एक अपराध कारित कर रहा था, उसमें ये जेल जा चुका है। इसके साथ जो 2 अन्य आरोपी हैं प्रदीप कुमार और सुधर सिंह, इसमें प्रदीप कुमार की भी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री, ये भी जेल जा चुके हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि ये 5 से 6 हज़ार रुपये में इन असला को अलग अलग जनपदों में अलग अलग लोगों को बेचा करते थे। इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि ये जब इनको लगता था कि शायद यहाँ पे पता चल गया है कि असला फैक्ट्री है तो ये अपनी जगह भी शिफ्ट करते रहते थे, तो अलग अलग लोकेशन में ऐसा बना। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें टोटल 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। उनके साथ साथ जो कुछ उपकरण बरामद हुए हैं और जो हमारे कुछ एम्यूनिशंस के राउंड भी बरामद हुए हैं और अलग अलग बोर के ये तमंचे हैं। इन सभी तमंचों को कस्टडी में लेके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और अन्य जो इनके साथी हैं उनके बारे में भी तलाश की जा रही है। उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास जो है, जो पहले भी इस तरीके के एक मामले में जेल जा चुके हैं और पूर्व के अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है इन लोग का। और जो हमारी गिरफ्तार अमरोहा के थाना सैद नगली इलाके के कनेटा गांव में मजदूरों के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली से 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं हसनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मजदूरों को भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कमाल अख्तर घायलों से मिलने पहुंचे और साथ ही उनका हालचाल भी जाना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।